स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीआर मैथ्स पॉइंट। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 ऑब्व्यू, जिसे इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं, की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक सॉल्व करेंगे। ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 होगा और इस लेक्चर के साथ ये एक्सरसाइज एंड हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे YouTube चैनल टीआर मैथ्स पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताएं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से है। इसमें बच्चों हमारे पास कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इस इक्वेशन से x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों हमारे पास एक मैट्रिक्स ये है और दूसरी मैट्रिक्स ये है और दोनों ही मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो हमें एक बात अच्छे से ये पता है बच्चों कि दो ऑब्व्यू बराबर कब होते हैं, दो मैट्रिक्स बराबर कब होती हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स पूरा क्वेश्चन नोट कर लेंगे यहाँ से। फिर हम अच्छे तरीके से जानते हैं बच्चों दो ऑब्व्यू तभी बराबर होंगे जब उनके संगत अवयव बराबर हों और वो दोनों एक ही क्रम के हों, अर्थात एक ही ऑर्डर के होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा बच्चों हमारे पास ये वाली जो मैट्रिक्स है ये हमारी 2x2 की है, उसमें दो रो हैं और दो ही कॉलम है। और ये भी मैट्रिक्स बच्चों हमारे पास 2x2 की है। इसका मतलब ऑर्डर सेम है दोनों का। जब ऑर्डर सेम है बच्चों, क्रम सेम है, इसका कोटि सेम है, तो फिर इसके संगत अवयव भी बराबर ही होंगे। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा भी, संगत अवयवों की तुलना करने पर, मतलब कंपेयरिंग ऑन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से ये जो x होगा हमारा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो हमने क्या कर दिया, x बराबर 1 के लिख दिया। यहाँ पर बच्चों हमारे पास ये जो y होगी वो किसके बराबर होगी, 4 के, क्योंकि y के संगत कौन है, 4 है। तो ये y बराबर किसके आ गए यहाँ से निकल के, 4 के। बच्चों यहाँ पर z किसके बराबर होगा, हमारे 3 के बराबर, क्योंकि z के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, 3। तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। और यही इस क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर। आइए बच्चों इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट इस तरीके से, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है और ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है। तो बच्चों एक बहुत अच्छी तरीके से हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं, जब उनके ऑर्डर सेम हो और वो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो। तो यहाँ से हमें क्या करना है, सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने पूरी मैट्रिक्स नोट कर ली दोनों के इक्वल में। फिर हमने क्या कर दिया बच्चों, संगत अवयवों की तुलना करने पर। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे कंपेयरिंग ऑन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। बच्चों हिंदी वाले हिंदी पे फोकस करें, इंग्लिश वाले इंग्लिश पर फोकस करें। तो हमें यहाँ से अब करना क्या होगा, जब हम दोनों तरफ इनकी कंपेयर करेंगे बच्चों, तो ये हमारे पास जो x + y है वो किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर आ जाएगा। तो ये x + y बराबर आ जाएगा 6 के। बच्चों यहाँ से हमें क्या करना होगा, यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली, तो y को तो हमने इधर ही रहने दिया, और जब x ये प्लस का इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू आ जाएगा 6 - x, और इसे मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। जो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये एक्स वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस एक्स वाई को किसके इक्वल रख दिया, 8 के। अब ये समीकरण 1 से बच्चों y की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 6 - x, यहाँ से उठाएंगे और इस y की जगह पर हमने कितना रख दिया, ये 6 - x रख दिया, और बाहर ये कितना चल रहा है, x, और बराबर में कितना, 8। अब हमें क्या करना होगा, अगर हम बच्चों इससे x की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6x - का x², और बराबर में कितना, 8 आ जाएगा। अब हमें क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पर x हमारे पास माइनस का है, इसीलिए इधर वाली टर्म को उठाकर हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे
तो बच्चों इक्वल में यहाँ बचेगा 0 और ये हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर है, इधर आके प्लस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 6x है, इधर आके माइनस का 6x और ये प्लस का 8 है तो प्लस का 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इधर की ये पूरी साइड जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 60, इसे उठाकर इधर रख लेंगे और हमारे पास बच्चों ये इक्वल में 0 हो तो इसे इधर। जब दोनों LHS RHS पूरी साइड इधर उधर रखते हैं बच्चों तो इस तरीके से कोई भी चिन्ह बदलता नहीं है, कोई साइन चेंज नहीं होता। अब हमें क्या करना होगा बच्चों, ये एक हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण के बच्चों हमारे लिए करने पड़ेंगे फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब ये है बच्चों, ये हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट आना चाहिए 8, गुणा करने पर 8 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, 4 दूनी 8 और 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो ऐसे ही आ गया एक्स स्क्वायर माइनस, और इस 6 की जगह लिख देंगे 4 प्लस 2 और ये इंटू एक्स और प्लस का 12 बराबर 0। तो बच्चों ये एक्स स्क्वायर माइनस इस माइनस प्लस माइनस और 4 की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 4x और ये माइनस प्लस माइनस और इस 2 की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 2x और ये प्लस का 8 तो चल रहा है और इक्वल में कितना 0 चल। अब हमें बच्चों यहाँ से करना क्या होगा, इन दोनों में अगर हम देखें तो हमारे पास बच्चों x कॉमन है, तो हमने x कॉमन ले लिया, बचा हमारे पास x माइनस 4। इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन है तो माइनस 2 कॉमन लिया, बचा x माइनस 4 और इक्वल में 0। बच्चों अगर मैं अभी यहाँ से देखूँ तो हमारे पास ये दोनों में ये ब्रैकेट तो कॉमन आ जाएगी, ये वाली ब्रैकेट x माइनस 4 दोनों में कॉमन है, ये x माइनस 4 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा x माइनस का 2 और इक्वल में 0। यहाँ से बच्चों हमारे पास 2 फैक्टर निकल के आए, 2 गुणनखंड निकल के आए, और 2 फैक्टर जब निकल के आते हैं तो उनके इक्वल में एक एक बार क्या रख देते हैं 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इफ़, यदि, हिंदी वाले यदि लिख सकते हैं, इफ़ भी लिख सकते हैं। यदि इस x माइनस 4 के बराबर कितना रख दिया 0, तो ये माइनस का 4 है, इधर आके आ जाएगा प्लस का 4, तो ये x बराबर कितना आ गया, यहाँ से 4 आ गया निकल के। अब बच्चों हमें करना क्या होगा, यहाँ से अब मैं एक बार क्या रखूँगा, दूसरे फैक्टर के इक्वल में 0 रख दूँगा। इस x माइनस 2 के इक्वल में कितना रख दिया, इफ़ x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये माइनस का 2 है, इधर आके हो जाएगा प्लस का 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यहाँ से एक बात नज़र आ गई बच्चों, हमारे पास x की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 2 निकल के आई हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार हम x की वैल्यू बच्चों ये वाली उठाएंगे और कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, इस वाली इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू 1 निकल के आ जाएगी। तो हमने क्या किया यहाँ से बच्चों कि x इक्वल टू 4 समीकरण 1 में रखने पर, इंग्लिश वाले बच्चे लिख सकते हैं पुटिंग x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने क्या किया यहाँ से, ये हमारे पास y इक्वल टू 6 माइनस एक्स है, तो y इक्वल टू 6 माइनस एक्स और x की जगह रख दिया 4। अब क्या करेंगे, y इक्वल टू 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो बच्चों y की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी, हमारे पास y की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 2, एक वैल्यू 2 निकल के यहाँ से आ गई ये वाली। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार हम x इक्वल टू ये वाली वैल्यू, ये जो x इक्वल टू 2 निकल के आई है, इसे उठाएंगे तो x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 6 माइनस एक्स और इस x की जगह कितना लगा दिया 2। तो y इक्वल टू जब 6 में से 2 को घटाओगे तो 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक तो y की वैल्यू ये निकल के आ गई, यानी कि यहाँ से हमें एक बात पता चल गई बच्चों कि 2 हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई और 2 किसकी वैल्यू आ गई y की। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे बच्चों ये हमारे पास जो 5 प्लस जेड होगा वो किसके बराबर होगा, 5 के, क्योंकि ये संगत है, करस्पॉन्डिंग है। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने 5 प्लस जेड को 5 के बराबर रख दिया, और यहाँ से अगर हम देखें बच्चों
तो ये हमारे पास 5 प्लस का है और ये भी प्लस का, तो इस 5 से ये 5 कट जाएगा, तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर z इक्वल टू यहाँ से 0 आ गया तो यहाँ से हमने एक बात देखी बच्चों, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, मतलब जब हमने x की वैल्यू 4 रखी थी तो y की वैल्यू 2 निकल के आई, और z तो सबके लिए, तो एक तो अतः इंग्लिश वाले यहाँ हेंस लिख सकते हैं, x इक्वल टू 4 आया, 4 रखा तो y की वैल्यू 2 आई और z की वैल्यू तो 0। या और ऐसा हो सकता है कि जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई, 4। तो ऐसा हो सकता है कि x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4, लेकिन z इक्वल टू अब भी कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये इसके सॉल्यूशन x y z की वैल्यू आ गई। ये दो हो सकती हैं, जब दोनों ही पॉसिबल होती हैं तो हम बच्चों या और करके लिखते हैं। ठीक है, अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की ओर चलें तो ये बच्चों हमारे पास दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों कि दो आव्यूह दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं, जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं और उनके ऑर्डर भी इक्वल होते हैं। तो ये भी हमारे पास कितना है अभी, ये 3y1 का, ये भी 3y1 का है, तो इसका मतलब है ये जो x प्लस वाई यहाँ पर बच्चों हमारे पास कितना होगा, यहाँ पर हमारे पास बच्चों होगा y। ठीक है, तो हमने एक बात देख ली कि जो x प्लस वाई प्लस जेड जो होगा हमारे पास वो किसके बराबर होगा, 9 के। तो यहाँ लिख लेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, कंपेयरिंग ऑन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, इसे लेट कर लेंगे बच्चों इक्वेशन 1, समीकरण 1। और ये x प्लस जेड किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। तो ये x प्लस जेड किसके बराबर आ गया, 5 के, और इक्वल में इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, और y प्लस जेड इक्वल टू किसके आ जाएगा, 7 के। तो y प्लस जेड इक्वल टू 7, इसे लेट कर लेंगे इक्वेशन थर्ड। बच्चों यहाँ से हमें एक चीज देखनी पड़ेगी, अगर हम क्या करें यहाँ से बच्चों, अगर मैं x प्लस जेड की वैल्यू 5 को उठाऊं और इस x प्लस जेड की जगह रख दूं तो मेरा y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया भाई, यहाँ पर इस तरीके से मैंने बोल दिया कि समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अगर मैं देखूंगा इस वाली इक्वेशन से और इस वाली इक्वेशन से देखूंगा, तो मैंने ये x प्लस जेड की वैल्यू 5 उठाई और ये x प्लस जेड की जगह पर 5 रख दी, और प्लस का ये कितना y, और इक्वल में ये कितना है 9। तो बच्चों मेरे पास 5 प्लस y बराबर आ गया 9। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो इक्वल में 9, और ये प्लस का 5 है, इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें करना क्या होगा, यहाँ से अगर मैं बच्चों यहाँ से अगर 9 में से 5 को घटाऊंगा यहाँ से, तो y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से निकल के 4। ये तो y की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में क्यों रखूँगा, अगर मैं इस थर्ड में बच्चों इस y की जगह पर रखूँगा तो मेरी z की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मैंने यहाँ से क्या किया बच्चों, y की वैल्यू को उठाया और मैंने इस इक्वेशन में y की जगह रख दिया, तो ये आ जाएगा कितना, 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, और यहाँ से z की वैल्यू निकालूंगा तो 7 और ये माइनस का 4, तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा z की वैल्यू। अब मैं क्या करूँगा, इस z की वैल्यू को उठाऊँगा और यहाँ पर मैंने z की जगह पर इक्वेशन सेकंड में रख दूँगा यहाँ पर, तो मेरे पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी है भाई, कैसे करके लिखेंगे इसमें लैंग्वेज, इस तरीके से लिख देंगे, z का मान समीकरण 2 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन सेकंड। तो ये x प्लस जेड, और z की जगह कितना लगा दिया 3 और इक्वल में 5, तो ये x इक्वल टू 5 और ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3, तो ये x इक्वल टू कितना आ गया, 5 में से 3 को माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। तो ठीक, तो इस तरीके से हमारी ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई बच्चों, x की वैल्यू निकल के आई। लास्ट में हम लिख देंगे हेंस, हिंदी वाले अतः लिखेंगे, x इक्वल टू 2 आ गया यहाँ से निकल के, और y इक्वल टू 4 आ गया यहाँ से निकल के, और हमारे पास बच्चों z इक्वल टू कितना आ गया 3 ये निकल के, और हमसे x y z की ही वैल्यू को पूछा गया था, तो लास्ट में लिख देंगे आंसर। ठीक है,
तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि समीकरण ये जो है वो इसके इक्वल है। तो कह रहा है ए बी सी एंड डी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन इतने। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हमें करना क्या है? सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें पूरा क्वेश्चन नोट करना है। जो दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिए वो पूरा क्वेश्चन यहाँ से क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। अब हमें यहाँ से एक बात ये बताओ बच्चों कि अगर यहाँ पर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? जब वो सेम ऑर्डर की हो। तो वही सेम ऑर्डर की तो है, इसका भी ऑर्डर हमारे पास कितना है 2×2, क्योंकि उसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम। और इसका भी ऑर्डर हमारे पास कितना है 2×2, क्योंकि इसमें 2 रो हैं, 1 2 और 2 ही कॉलम है 1 2। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों के ऑर्डर तो सेम है और ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। मतलब क्या होगा, ये a माइनस बी किसके इक्वल होगा, -1 के, और ये 2a माइनस बी किसके इक्वल होगा 0 के, और ये 2a प्लस सी किसके इक्वल होगा 5 के, और ये 3c प्लस डी किसके इक्वल होगा 13 के, यानी कि 13 के। ठीक है, तो हमें यहाँ से अब करना क्या होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज ये लिख देंगे जो अभी तक लिखते चले आए हैं। इसमें लिखेंगे बच्चों कि संगत अवयवों की तुलना करने पर, कंपेयरिंग ऑन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो इसमें अगर मैं ये देखूं a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा -1 के, तो ये a माइनस बी आ गया -1 के इक्वल। अब मुझे यहाँ से क्या करना होगा, अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूंगा तो a इक्वल टू ये माइनस का b है, इधर आके प्लस का b, तो ये हमारे पास स्टेप आ गई 1 + ab। इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, एक की तो हमने कंपेयर कर दिया एलिमेंट की, अब सेकंड एलिमेंट, अब हमें यहाँ से करना क्या होगा, ये 2a माइनस बी किसके इक्वल होगा 0 के, तो ये आ गया हमारे पास 2a माइनस बी इक्वल टू 0। अब हमने इस इक्वेशन फर्स्ट से समीकरण 1 से हमने a की जो वैल्यू निकाली है, यहाँ से हम इस a की जगह पर यहाँ पर रख देंगे। जैसे ही हम इस a की जगह रखेंगे तो हमारे पास ये 2 और बाहर एक नंबर है 2, तो इसे ब्रैकेट में रखेंगे तो ये आ जाएगा a की जगह -1 + b, ये वैल्यू हमने, और ये माइनस का तो भी चल ही रहा है इक्वल में 0। तो ये वैल्यू हमने रखी कहाँ, ये वैल्यू हमने रखी है समीकरण 1 से। हम कह देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो बच्चों जैसे ही मैं इस 2 की इस अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 की -1 से माइनस का 2 हो जाएगा, और 2 की b से मल्टीप्लाई +2b, और माइनस का b इक्वल में 0। ये हमारे पास ये स्टेप निकल के आ गई। अब हमें करना क्या होगा, यहाँ से सबसे पहले हमारे पास यहाँ से हमारे पास देखा जाएगा तो ये माइनस का 2, ये प्लस का 2b, ये माइनस का b, 2b में से जब माइनस का b जाएगा प्लस का b, और ये जो माइनस का 2 है इधर आके हो जाएगा प्लस का 2। तो इस तरीके से हमारे पास बच्चों यहाँ से b की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, b बराबर 2। अब हमने क्या किया, इस b के मान को उठाया, b का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं इसमें b की जगह यहाँ पर रख दूंगा वैल्यू, तो मेरी a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो a इक्वल टू -1 + b, तो a इक्वल टू -1 + b, और b की जगह रख दिया b का मान यानी कि 2। तो a इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 2 में से अगर मैं -1 करूँगा तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 1। तो ये हमारे पास निकल के आ गई a की वैल्यू। अब हमारे पास किस किस की वैल्यू बची, आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास हमने क्या किया, इन दोनों की कंपेयर हो। अब क्या करूँगा, 2a + c किसके इक्वल हो जाएगा 5 के, तो ये 2a + c 5 के इक्वल, और a की वैल्यू है हमारे पास 1, तो यहाँ से a की वैल्यू उठाएंगे 1 और यहाँ पर a की जगह रख देंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास होगा इन 2 का साइन, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये प्लस का c और इक्वल में 5। जब मैं क्या करूँगा, यहाँ से c तो इधर ही रहेगा,
और ये प्लस का 2 है, इधर आके माइनस का 2, और 5 में से जब 2 जाएगा तो सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी निकल के बच्चों, 3 आ जाएगी। तो ये इस तरीके से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, 3 सी की भी वैल्यू आ गई। हमारे पास बची कौन सी वैल्यू बची, अब हमारे पास डी की वैल्यू बची। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये 3c प्लस डी किसके इक्वल आ जाएगा, 13 के इक्वल आ जाएगा। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 3c प्लस डी इक्वल टू 13। और हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ से हमने c की वैल्यू 3 उठाई और c की जगह पर 3 रख दी। तो 3 गुणा 3 और प्लस का d बराबर 13। और बच्चों ये 3 तियाँ हो जाएगा 9 और प्लस का d बराबर 13। बच्चों यहाँ पर d को तो इधर ही रहने दिया और ये प्लस का 9 है, इधर आके माइनस का 9 और इधर तो 13 माइनस 9 हो जाएगा। तो d इक्वल टू बच्चों 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा यहाँ से 4। तो इस तरीके से हमारे पास d की भी वैल्यू निकल के आ गई। जब यहाँ से सारी वैल्यू निकल के आ जाती हैं तो हम उन्हें एक साथ लिख देते हैं। हम बोल देंगे अतः a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 और d इक्वल टू 4। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर हमने 7 को भी सॉल्व कर लिया। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरीके से है कि a इक्वल टू एक मैट्रिक्स दी है जो कि m बाई n ऑर्डर की है। m बाई n का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर ये m हमारे पास जो है वो एक रो है, m इसमें रो है और n का मतलब है n कॉलम है। और कह रहा है एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह का मतलब होता है बच्चों कि रो इक्वल टू कॉलम। तो ये कह रहा है एक वर्ग आव्यूह है यदि, इंग्लिश में a इक्वल टू इतना इज आ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। बच्चों ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होगी जब इसमें रो किसके इक्वल आ जाए, कॉलम की, यानी कि m इक्वल टू n, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, सी सही हो जाएगा। कैसे सही होगा, कह रहा है ए एक वर्गाव्यूह है यदि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। हिंदी वाले हिंदी लिखें, इंग्लिश वाले इंग्लिश। कब होगी स्क्वायर मैट्रिक्स कोई, जब m इक्वल टू किसके आ जाए, n के। तो कह देंगे देयरफॉर, इसीलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। मतलब ये हुआ कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होगी जब उसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि पंक्तियों की संख्या किसके इक्वल होनी चाहिए, स्तंभों की संख्या के। और यहाँ पर हमारे पास पंक्ति तो दी हुई है m और स्तंभ दिए हुए हैं n, तो m बराबर n। इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहा गया है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। क्वेश्चन मार्क है, मतलब हो भी सकते हैं समान और नहीं भी। विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स। कह रहा है इक्वल। क्वेश्चन मार्क का मतलब वो पूछ रहा है तुमसे, यहाँ पर क्लियर नहीं है वो। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये हमें दो मैट्रिक्स दी हुई हैं, ठीक है, और हमसे ये ऑप्शन इसके दिए हुए हैं। तो इसमें देखते हैं बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, यहाँ से हमें ये कहा गया कि ये मैट्रिक्स एक्स वाई के किन मानों के लिए इक्वल है। तो हम अपनी तरफ से लेट कर लेंगे सॉल्यूशन में, लेट ये दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, इक्वल हैं, मान लेंगे। जब हमने मान ही लिया बच्चों कि दोनों मैट्रिक्स ये इक्वल हैं, तो इसका इक्वल का मतलब क्या होता है, इक्वल का मतलब होता है बच्चों कि इसके ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर यानी कि कोटि सेम होनी चाहिए। तो वो तो सेम है 2/2। अब हमें करना क्या, अब हमें दूसरी बात इसकी ये होती है कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम इक्वल होना चाहिए, मतलब संगत अवयव बराबर होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि ये जो 3x प्लस 7 जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो 3x प्लस 7 किसके इक्वल आ गया, 0 के। यहाँ से मैं 3x इक्वल टू 7 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। जब x की वैल्यू निकालूंगा तो 3 गुणा वाले बटे में आ जाएंगे, -7/3। ये बच्चों किसकी वैल्यू निकल के आ गई, यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई।
एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से निकल के -7/3 ये निकल के आ गई। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, इसमें थोड़ा गौर से देखूं तो बच्चों यहाँ पर y+1 या इससे पहले मैं बोल सकता हूँ कि बच्चों मेरे पास यहाँ पर 2 - 3x इसके इक्वल हो जाएगा 4 के। तो ये 2 - 3x इक्वल टू 4 के हो जाएगा, और ये माइनस का 3x इधर ही रहेगा, और ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2, और ये तो 4 चल ही रहा है। तो -3x, 4 में से 2 को माइनस करोगे तो 2, तो x इक्वल टू आ जाएगा -2/3, गुणा वाले चले गए बटे। बच्चों जब मैं यहाँ से y+1 की अगर तुलना करूँगा तो y+1 किसके बराबर आ जाएगा, 8 के। तो y+1 बराबर 8 के आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बच्चों y बराबर 8 - 1 यानी कि y की वैल्यू 7 आ गई। अगर मैं यहाँ से थोड़ा कंपेयर और करूँगा y की, कि अगर मैं देखूँ तो ये y-2 किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। तो मैं यहाँ से रख सकता हूँ y-2 बराबर किसके आ जाएगा बच्चों, 5 के। तो यहाँ से अगर मैं y निकालूं तो ये 5 और ये माइनस का 2 है, इधर आके प्लस का 2। तो बच्चों y इक्वल टू मेरे पास 5 और 2 कितना आ जाएगा, 7। तो मैंने देखा यहाँ से भी y की वैल्यू 7 ही आई निकल के, मतलब यहाँ से y की वैल्यू 7 आई, यहाँ से ही y की वैल्यू। तो y की वैल्यू के लिए तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, लेकिन x की वैल्यू बच्चों यहाँ पर निकल के आई है हमारे पास कितनी, -7/3, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई है निकल के, -2/3। बच्चों यहाँ पर हमें एक बात ध्यान देनी ये पड़ेगी कि किसी दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होंगी तो उनमें x की वैल्यू कहीं से भी निकालो तो वो इक्वल ही आनी चाहिए। मतलब x की वैल्यू कभी 2 नहीं आ सकती, या y की वैल्यू कभी 2 नहीं आ सकती। तो यहाँ से कहीं से भी कोई से अवयव की तुलना कर दो, किसी भी एलिमेंट की कंपेयर कर दो, एक ही सिंगल वैल्यू आनी चाहिए। तो इसे हम लिख के कैसे करके दिखाएंगे, मेंशन करके कैसे दिखाएंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चों कि यहाँ पर x के 2 मान हैं। हिंदी वाले लिखेंगे x के 2 मान हैं, इंग्लिश वाले लिखेंगे 2 वैल्यूज ऑफ x, और फिर लिखेंगे x का मान ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि x के 2 मान है तो बच्चों x का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। नॉट पॉसिबल द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अगर बच्चों x की वैल्यू हमें पॉसिबल ही नहीं होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका विकल्प भी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा वाला ऑप्शन, कि ज्ञात करना संभव नहीं है, मतलब x की वैल्यू ही नहीं निकल सकती तो उसे हम फाइंड नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यानी कि हम उसको फाइंड नहीं कर सकते। तो बच्चों हम कह सकते हैं इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास कुछ इस तरीके से है, कह रहा है कि 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। प्रविष्टि का मतलब टोटल एंट्री, ठीक है, 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है। कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। बच्चों मैंने एक बात बताई थी, जब मैंने लेक्चर नंबर इसका 2 अपलोड किया था तो मैंने ये बताया था कि उसमें कुछ फार्मूला, एक फार्मूला बताया मैंने, बताया ये तब लगाना है जब हमें टोटल एंट्री पता हो, या कह सकते हैं हिंदी में कुल प्रविष्टि पता हो। बच्चों इसका फार्मूला मैंने कैसे करके बताया था, मैंने बताया था कि अगर m/n क्रम या कोटि के कुल आव्यूह की संख्या निकालनी हो तो इसका फार्मूला होता है कुल क्रमचय की पावर m/n, यानी कि पूरा का पूरा कोटि। इंग्लिश में ये फार्मूला इस तरीके से था कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n इक्वल टू टोटल परमुटेशन टू द पावर m/n। बच्चों ये मैंने एक फार्मूले लिख के दिखाए हैं, आपको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ये पहले लिखवा चुका हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर फिर से बता दिया। अब हिंदी वाले बच्चे कैसे करके लिख के दिखाएंगे इसको, कि 3/3 क्रम कोटि के कुल आव्यूह की संख्या, या इंग्लिश वाले लिखेंगे इसकी जगह द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n। लेकिन यहाँ पर हम m/n अब ना लिखेंगे, m/m
नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे m बाई एन? जो यहाँ पर हमारे पास कोटि हो गई अब 3/3 की। जब ये 3/3 की हो गई हमारे पास, तो हमें यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा? चलो मैं लिख के दिखाता हूँ बच्चों। यहाँ पर हमारे पास 3 लिखना पड़ेगा m की जगह, और n की जगह भी 3। ठीक है, तो हमारे पास इसका फार्मूला मैंने बताया टोटल परमुटेशन, कुल क्रमचय। कुल क्रमचय का क्या मतलब है? यहाँ पर बच्चों हमारे पास प्रविष्टि कितनी है या टोटल एंट्री कितनी है? 0 और 1। तो 0 और 1 है, इसका मतलब मेरे पास मैं 2 बॉक्स बनाऊंगा, क्योंकि 2 ही नंबर है, 2 ही संख्याएं हैं। तो ऐसा मेरे पास एक तो 0 और दूसरा 1 है। तो इस बॉक्स को भरने के लिए मेरे पास, इस वाले बॉक्स को भरने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। तो इसका मतलब है इस बॉक्स को मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ? 2 तरीके से। मतलब इसके टोटल नंबर ऑफ बेस जो होंगे वो 2 होंगे। मतलब यहाँ से 2 तरीके से भर सकता हूँ, लेकिन इस बॉक्स में कोई एक नंबर अब आ चुका होगा। तो एक नंबर दोनों में से आ चुका होगा, तो कोई एक बचा होगा। तो इसका मतलब इस बॉक्स को कितने तरीके से भर सकता हूँ? एक तरीके से। अगर मैं कुल इसके क्रमचय निकालूंगा या टोटल परमुटेशन निकालूंगा, तो मुझे इस 2 की 2 से क्या 1 से क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई। तो 2 1 जा 2, यानी कि 2 एकम 2। तो मेरे पास यहाँ क्या करूँगा? टोटल परमुटेशन यानी कि कुल क्रमचय की जगह कितना लगा दूंगा? 2। और इसकी पावर mn, तो m का मान भी यहाँ 3 है और n का मान भी 3 है, तो 3 × 3। इस तरीके से मैंने इस फार्मूले का यूज कर दिया। अब मुझे क्या करना होगा बच्चों? ये 3 की अगर 3 से मल्टीप्लाई गुणा कर दूंगा तो 2 की पावर 9 आ जाएगा, और 2 की पावर 9 बच्चों कितना होता है? 512। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ ऑप्शन डी इज करेक्ट। विकल्प बी सही है, बी नहीं बल्कि डी सही है। बच्चों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी सही होगा। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया, और इसी क्वेश्चन के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी 3.1 का एंड हो गया। जो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और तो अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल TR मैथ पॉइंट के बारे में अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे कि उन्हें भी कोई समस्या ना हो। थैंक यू।